जिसके अंदर 14 प्रिंसिपल्स फ्यूल के द्वारा दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड आपका डिसिप्लिन, फोर्थ यूनिटी ऑफ कमांड, फिफ्थ आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सिक्स्थ है सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, सेवन्थ है रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, एट्थ है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, नाइन्थ है स्केलर चेन, टेंथ है ऑर्डर, 11th है इक्विटी, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, नेक्स्ट है इनिशिएटिव और लास्ट है आपका स्पिरिट डी कॉर्प्स। तो देखिए हम मैनेजमेंट के इन प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैनेजमेंट का जो फर्स्ट प्रिंसिपल आपका डिवीजन ऑफ वर्क है, अकॉर्डिंग टू फेउल, ये बताता है कि जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है आपका, ये एक फेउल के प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करता है, जिसके अंदर आप बहुत सारे वर्क को या कोई भी जो वर्क है उसको डिवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, और डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो स्मॉल जो टास्क होती है या जॉब होती है वो ईच एम्प्लॉय को या ट्रेंड एम्प्लॉयज स्पेशलिस्ट उसको असाइन किया जाता है ताकि वो इसको परफॉर्म करता है कम्प्लीटली। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क देखिए आप, फ्यूल से कहते हैं कि जो प्रिंसिपल है आपका हेनरी फ्यूल, जो 1841 में इनका जन्म हुआ, 1925 तक ये जीवित रहे और फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन जो माइनिंग एकेडमी के अंदर सेंट एंस्टीन 1860 में माइनिंग इंजीनियर के रूप में काम किया इन्होंने। इसके बाद उन्होंने फ्रेंच माइनिंग कंपनी को ज्वाइन किया था 1860 के अंदर, और ये एक इंजीनियर थे जो कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे इन्होंने अपने आप को बढ़ाया 1888 के अंदर। एट द टाइम the कंपनी वाज द वेरी वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, उस टाइम पे जो कंपनी थी दिवालिया होने की कगार पर थी। विद द रिच एंड ब्रॉड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, अपने अच्छे एक्सपीरियंस के कारण जो फेवल थे उन्होंने बहुत सारा अपना मतलब कंट्रीब्यूशन किया, अपना जो मेहनत थी, और उसके बाद उन्होंने कंपनी को एक बहुत अच्छे मुकाम पर लाके खड़ा किया। When he retired in 1918, the company was in excellent condition। तो देखिए ये ऐसा हम क्यों पढ़ के बता रहे हैं, क्योंकि हेनरी फेवल ने जो प्रिंसिपल जो इन्होंने डेवलप किए उनको इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में फॉलो किया, और उसका बेनिफिट आपको पता होना चाहिए इनके प्रिंसिपल्स को पढ़ने से पहले। इसके अलावा जो इनका कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ है कि जो फेवल थे ये आपका इन्होंने डिफरेंट एक्टिविटीज़ की इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिन्होंने 6 ग्रुप में इसको डिवाइड किया, टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल। इन्होंने टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल्स को 2 अलग अलग पार्ट्स में क्लियरली डिवाइड कर दिया। फेवल जो थे वो फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने फर्स्ट 4 फंक्शंस मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई किया था, जो कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आप पहले ही पढ़ चुके हैं। फेवल ने केवल मैनेजमेंट के को ही आइडेंटिफाई नहीं किया एक सेपरेट फील्ड के रूप में, बल्कि इसके अलावा उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स भी डेवलप किए जो हम आगे पढ़ रहे हैं वन बाय वन। इसमें सबसे पहले जो प्रिंसिपल है वो है डिवीजन ऑफ वर्क। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और जॉब, एंड ईच जॉब मस्ट बी असाइंड टू ए ट्रेंड स्पेसिफाइड स्पेशलिस्ट हु इज़ कम्पिटेंट टू परफॉर्म इट। इसका डेफिनेशन का मतलब ये है कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो सारा वर्क है वो डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, छोटी जॉब्स में। फिर ईच जॉब है वो असाइन की जाती है एक ट्रेंड स्पेशलिस्ट व्यक्ति को, जो कि वर्क को पूरा करने में कम्पिटेंट यानी योग्य होता है। अब आगे कहते हैं जो फ्यूल्स हैं ये आपके इन्होंने रिकमेंड किया था दैट ऑल द वर्क इज़, इन्होंने कहा कि ऑल द वर्क जो है वो सेम काइंड का जो वर्क होगा वो डिवाइड होगा और एलोकेट होगा पर कॉम्पिटेंसीज के अंदर, और क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस की बेस पे उसको डिवाइड किया जाएगा और एलोकेट किया जाएगा। द इंटेंट ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क, जो वर्क का जो डिवीज़न होगा वो इज़ टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क फॉर द सेम एफर्ट, और उतनी ही कम एफर्ट में वो जो काम है वो आराम से हो पाएगा। तो इसलिए बताया गया कि जो सेम एफर्ट है यानी कम मेहनत से या कम एफर्ट में आप पहले से ज़्यादा वर्क कर पाएंगे। आगे लिखा हुआ है डिवीज़न ऑफ वर्क
टास्क सिंपलर एंड रिपीटिव परफॉर्मेंस। इससे क्या होगा, जो वर्क डिवाइड होने से जो वर्क सिंपलर हो जाएगा और रिपीटिव परफॉर्मेंस जो होगा एम्प्लॉयज़ का, इससे उनकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी और स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा। स्पेशलाइजेशन जो होता है मोस्ट एफिशिएंट वे है ह्यूमन एफर्ट्स को बढ़ाने का, इससे इसकी ह्यूमन एफर्ट्स का यूज अच्छे से होता है। ये जो प्रिंसिपल है ये अप्लाई होता है दोनों मैनेजरियल और टेक्निकल वर्क के ऊपर। और इस रीज़न से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सेपरेट डिपार्टमेंट बनाती हैं, फाइनेंस के लिए, मार्केटिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए और ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए। ऑल ऑफ देम आर हेडेड बाय स्पेशलिस्ट पर्सन। सभी जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके हेड जो होते हैं स्पेशलिस्ट पर्सनस होते हैं, जो कलेक्टिवली प्रोडक्शन को अचीव करते हैं और सेल्स टारगेट को अचीव करते हैं कंपनी के। जैसा कि आपका एग्जाम्पल में मेंशन है, अ बैंक इन्वॉल्व सेवरल ऑपरेशंस लाइक कलेक्शन ऑफ कैश, पेमेंट, इशू ऑफ चेकबुक एटसेट्रा। एक जो बैंक है वो डिफरेंट ऑपरेशंस करता है, जैसे काम करता है, जैसे कलेक्शन करता है कैश का, पेमेंट करता है, इशू करता है चेक बुक एटसेट्रा। तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं डिफरेंट पर्सनस के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं और ये उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाती हैं और एक स्पेशलाइज्ड वर्कर्स होने की वजह से उनकी रेस्पेक्टिव फील्ड में वो स्पेशलाइज हो जाते हैं और वो मेहनत करते हैं। अब देखिए इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या हैं। पॉजिटिव इफेक्ट का मीनिंग है कि अगर आप डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा, और कॉन्सिक्वेंसेज हम आगे पढ़ेंगे। इसका मतलब होगा कि अगर आप डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो नहीं करते तो इसका क्या लॉस होगा। तो पॉजिटिव इफेक्ट में है लीड्स टू स्पेशलाइजेशन एज वर्क इज डिवाइडेड एज पर क्वालिफिकेशन, यानी स्पेशलाइजेशन बढ़ता है इससे क्योंकि वर्क अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। दूसरा, इट सिंप्लीफाइज द वर्क एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी। ये वर्क को सिंप्लीफाई भी करता है और एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है क्योंकि सेम वर्क जो परफॉर्म किया जा रहा है रिपीटली परफॉर्म कर रहा है वो एम्प्लॉय। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, वैल्यूएशन मतलब जो आप अप्लाई अगर नहीं करते तो क्या आपको नुकसान होंगे। तो देयर विल बी लैक ऑफ इन एफिशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशन। तो यार ना तो एफिशिएंसी होगी और ना ही स्पेशलाइजेशन हो पाएगा, और देयर विल बी वेस्ट ऑफ टाइम भी वेस्ट होगा और एफर्ट्स भी वेस्ट होंगे क्योंकि आप एक काम को कभी किसी से करा रहे हैं कभी किसी से करा रहे हैं। तो इससे प्रॉब्लम आएंगी कि आपका डिवीजन ऑफ वर्क की वो रूल की वजह से आपका काम सही से नहीं हो पाएगा अगर आप डिवीजन ऑफ वर्क अप्लाई नहीं करते हैं तब। इसके बाद सेकंड प्रिंसिपल आपका अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा बैलेंस रहना चाहिए। अब ये मीनिंग सबसे पहले आपके देखिए अथॉरिटी क्या होती है। अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर टू सबऑर्डिनेट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द ड्यूटी। अथॉरिटी एक राइट है जो हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं सबऑर्डिनेट्स को, और रेस्पॉन्सिबिलिटी की एक ड्यूटी होती है जो कि सबऑर्डिनेट एक्सपेक्ट कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन, अपनी पोजीशन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, ये वन हैंड टू हैंड चलती हैं। और पैरिटी का नाम है, बैलेंस होना चाहिए दोनों के अंदर, अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, जो आपको हेल्प करती है आपका रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टाइम पे पूरा करने में। और इसके अलावा आप अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर अथॉरिटी ज़्यादा होगी तो आप अपनी पावर का मिसयूज़ करेंगे, लेकिन अगर अथॉरिटी कम होगी तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरा नहीं कर पाएंगे। अब जैसे अथॉरिटी दो तरीके से हो सकती है। ऑफिशियल अथॉरिटी हो सकती है जो कि अथॉरिटी आपको कमांड करने के लिए दी जाती है, और सेकंड होती है पर्सनल अथॉरिटी जो कि आप इंडिविजुअल मैनेजर के रूप में प्राप्त करते हैं। तो अथॉरिटी दोनों हो सकती है, फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा सेफगार्ड बनाना होता है मैनेजरियल पावर के रूप में, और एट द सेम टाइम एक मैनेजर जो है शुड हैव नेसेसरी अथॉरिटी टू कैरी आउट हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी एक मैनेजर को हमेशा अपनी नेसेसरी अथॉरिटीज़ को फॉलो करना चाहिए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए। अ मैनेजर शुड हैव द राइट टू पनिश अ सबऑर्डिनेट। मैनेजर को एक राइट है कि वो अपने सबऑर्डिनेट को पनिश कर सकता है फॉर विलिंगफुली नॉट ओबिंग ए लेजिटिमेट ऑर्डर, अगर वो ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है। तो अगर वो मैनेजर ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है तो उस कंडीशन में वो आपका कहा जा सकता है कि हाँ भाई सबऑर्डिनेट को डांटा जाए। एग्जाम्पल है, अगर एक फोरमैन रेस्पॉन्सिबल है प्रोड्यूस करने के लिए 50 यूनिट्स पर डे, और वो रिक्विजिट उसको अथॉरिटी नहीं दी गई है कि वो अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएगा बिकॉज ही हैज़ नॉट गिवन अथॉरिटी टू ड्रॉ रॉ मटेरियल फ्रॉम द स्टोर, क्योंकि उसे स्टोर से रॉ मटेरियल निकालने की अथॉरिटी नहीं दी गई है।
तो इस केस में वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं कर पाएगा। अब देखिए इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या हैं। इट प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। अगर आपको पावर ज़्यादा मिले तो आप अथॉरिटी का मिसयूज़ करेंगे। और ये आपकी सेकंड है, इट हेल्प्स इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फिक्स करता है। लेकिन अगर इसके एवोल्यूशन पॉइंट क्या हैं, जब अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर ज़्यादा हैं तो आप सबॉर्डिनेट, अगर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा अथॉरिटी से तो सबॉर्डिनेट काम पूरा नहीं कर पाएगा, ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इफ़ अथॉरिटी एक्सीड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपकी अथॉरिटी ज़्यादा है तो आप सबॉर्डिनेट क्या करेंगे, इसका मिसयूज़ करेंगे। तो इसलिए हमेशा क्या होना चाहिए, आपकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस रहना चाहिए।